चलिए आज डिस्कस करते हैं इंड AS 2 इन्वेंट्रीज। अगर मैं इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाज आल्सो 2, AS 2 आल्सो डेल्ट विद इन्वेंट्रीज। ब्रॉडली स्पीकिंग इंड AS 2 एंड AS 2 आर मोटा मोटा सेम, ज्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। ये स्टैंडर्ड क्या करता है, ये स्टैंडर्ड बताता है आपको कि पहली चीज इन्वेंट्री क्या है, दूसरी चीज इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करनी है, तीसरी चीज उसको फाइनेंशियल में डिस्क्लोज कैसे करना है। तो अगर इस स्टैंडर्ड को ब्रॉडली बात किया जाए तो ये तीन चीजें इसके अंदर कवर है। तो हम भी इन्हीं चीजों को कवर करने जा रहे हैं। हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये चीज बताएगी कि इन्वेंट्री क्या है, ये बताएगा कि इन्वेंट्री की आपको वैल्यूएशन कैसे करनी है, एंड द फाइनल वन इज द डिस्क्लोजर्स। प्लस हम इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे, हर टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे जहां जहां रेलेवेंट है। ठीक है, चलिए समय को बिना बर्बाद करते हुए सीधे समझते हैं स्कोप को। अगर मैं स्कोप की बात करूं तो नाम से ही पता लग रहा है ये स्टैंडर्ड किस चीज का है, इन्वेंट्रीज का। तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है जी इन्वेंट्रीज के ऊपर। अब इन्वेंट्रीज क्या होती है थोड़ी देर में समझते हैं। ये स्टैंडर्ड किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उसके ऊपर इंड AS 109 लगता है। बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उसके ऊपर क्या लगता है, इंड AS 41 लगता है। ये एक नई चीज है, ध्यान से समझना। स्टैंडर्ड कहता है अगर कोई कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर है, कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर मींस एक ऐसा पर्सन जो कमोडिटीज को परचेज सेल करता है। कमोडिटीज जैसे मेटल्स हो गया, एग्रीकल्चरल आइटम हो गई जैसे आपका कॉटन हो गया, ग्रेन्स हो गया, शुगर हो गया, मेटल में बोल दो एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जो इन चीजों को बाय सेल कर रहा है विद द इंटेंशन कि जी मैंने खरीदा, हल्का सा प्राइस बढ़ेगा, नियर फ्यूचर में मैं बेच दूंगा। उसका कंटेंशन ये नहीं है कि इन चीजों को खरीद के होल्ड करके रखना है, उसका कंटेंशन है कि भैया खरीदना है, प्राइस का जैसे ही फ्लक्चुएशन होगा, प्राइस में जैसे ही चेंज होगा, बढ़ेगा, मैं बेच के अपना फायदा कमाऊंगा और निकल जाऊंगा। दोज आर कॉल्ड कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर्स। तो स्टैंडर्ड कहता है कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर्स की जो इन्वेंट्री होती है, सिंस उनका ऑब्जेक्टिव से प्रॉफिट कमाना है नियर फ्यूचर में, तो हम उनको कॉस्ट पे वैल्यू नहीं करेंगे, उनकी वैल्यूएशन होगी जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे। तो जो भी कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर की इन्वेंट्री है उसकी वैल्यूएशन हो रही है किसके ऊपर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, और जो भी फेयर वैल्यूएशन में चेंज होगा वो किस में रिकॉग्नाइज होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कोई पर्सन है जिसका काम है क्या खरीदना, शुगर खरीदना। उसने शुगर खरीदी 50 रुपए के रेट पे 10,000 किलो, कितने रुपए हो गए फटाफट कैलकुलेट कर लो, 5 लाख रुपए। 3 दिन के बाद प्रॉफिट प्राइस मान लो चेंज हो गया, 58 रुपए हो गया। वैसे इतना होता नहीं है, इतना मार्जिन मिले तो हम भी ऐसा काम शुरू कर दें, बट ठीक है चलो मानते हैं 58 रुपए हो गया, 5,80,000 रुपए की इन्वेंट्री हो गई, बेच दिया, 80,000 रुपए का गेन खाया, काम खत्म। तो स्टैंडर्ड कहते हैं जब आपका ऑब्जेक्टिव ही नियर टर्म में प्रॉफिट कमाना है बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द वैल्यूज, तो हम आपकी इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम आपकी इन्वेंट्री को कॉस्ट पे वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप वैल्यू करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, और उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS 2 में ऐसा नहीं था। AS 2 में अगर कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर की इन्वेंट्री थी ना, वो भी कॉस्ट पे वैल्यू होती थी। यहाँ पर ऑल्दो स्टैंडर्ड ने कार्व आउट कर दिया है कि भैया मैं तेरे पे एप्लीकेबल नहीं हूँ, बट फिर भी साथ साथ बता भी दिया है कि तुम्हें किस पे वैल्यू करके चलना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे चलना है, और तुम्हारी फेयर वैल्यूएशन कहाँ रिकॉर्ड होगी। सबसे मजेदार बात ही तो यही है, एप्लीकेबल भी नहीं है बट अकाउंटिंग भी बता के जा रहा है। करेक्ट, चलो एक बार रीड कर लेते हैं। कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर हु मेजर देयर इन्वेंट्रीज एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर उनकी इन्वेंट्री जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे वैल्यू होती है, उस इन्वेंट्री पे इंड AS 2 नहीं लगता। व्हेन इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो भी चेंजेस होगा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ब्रोकर ट्रेडर कौन होता है, हु बायज और सेल कमोडिटी, चाहे अपने लिए या किसी और के लिए, मतलब ब्रोकरेज पे भी बाय कर सकता है, मतलब किसी से खरीद के दूसरे को बेचना है, बट अपने लिए नहीं है, सामने वाले पर्सन के लिए खरीदा है, एज ए एजेंट खरीदा है। The inventories are principally acquired with the purpose of selling in the near future and generating a profit from fluctuation in the price or broker trader margin। यही हमने आपको बोला था कि जी प्राइस के फ्लक्चुएशन में वो कमाना चाहता है। वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ना जैसे शेयर्स में, कि भाई खरीदा, फटाफट प्राइस में चेंज हुआ, बेचा, प्रॉफिट कमाया, निकल गए। तो सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव भी कुछ ऐसा सही है। ठीक है जी, ये टॉपिक खत्म हो गया, हमने टिक किया। अब हम चलते हैं अपनी डेफिनेशंस के ऊपर। डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन है जी इन्वेंट्री के ऊपर। AS 2 में सिमिलर डेफिनेशन थी, चलो थोड़े से सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं इसे भी। इन्वेंट्री वो एसेट है, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री वो एसेट है जो इन 3 चीजों के अंदर आएगा या इन 3 फीचर्स को सेटिस्फाई कर रहा हो, जो या तो डे टू डे बिजनेस में बेचने के लिए रखा हुआ है जैसे फिनिश गुड्स, या
जो बेचने के लिए है बट अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है, इन प्रोसेस है, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस। वो मटेरियल या सप्लाईज जो प्रोडक्शन में लगेगा या जिससे फिनिश गुड्स बनेगा, जैसे रॉ मटेरियल। अब मटेरियल आप बोल सकते हो, जैसे अब कोई भी शर्ट बनती है तो शर्ट के लिए कपड़ा जो चाहिए होता है डेट इज मटेरियल, धागा जो चाहिए होता है डेट इज सप्लाईज और कंज्यूमेबल। तो जो भी एफजी बन गया है बेचने के लिए या बन रहा है, या जो सामान उस एफजी को बनाने के लिए चाहिए, जो भी प्रोडक्शन में कंज्यूम होगा, उसे क्या कहा जाएगा जी? इन्वेंट्री कहा जाएगा। अगर मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, जो स्टैंडर्ड की लैंग्वेज है उसमें बोलूँ तो दिस इज हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो भी मेरा डे टू डे बिजनेस है उसमें रखा हुआ है। दिस इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, जो अभी प्रोडक्शन में है बेचने के लिए। मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। वो मटेरियल और सप्लाईज, याद रखना यार, सारे एसेट्स नहीं बोले, सिर्फ मटेरियल और सप्लाईज मतलब कंज्यूमेबल्स जो आप प्रोडक्शन में लगाओगे प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए या सर्विसेज रेंडर करने के लिए। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं स्टैंडर्ड की। लीजिए, ये स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है, सेम है, आप एक बार रीड कर सकते हैं। चलो, ये जो डेफिनेशन है एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा पढ़ लो, क्योंकि अब इसके ऊपर हम कुछ अलग अलग तरीके की चीजें डिस्कस करेंगे, आपको समझ के बड़ा मजा आने वाला है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में जो चीज होती है डेट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन्वेंट्री परचेज फॉर रीसेलिंग, जब मैंने कोई सामान खरीदा है बेचने के लिए, जैसे बिग बाजार है। बिग बाजार क्या करता है? बिग बाजार सामान खरीदता है, उसके बाद कस्टमर्स को बेचता है, तो क्या वो उसके लिए इन्वेंट्री होगा? लो जी, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, देखो क्या था, जो मैं डे टू डे बिजनेस में बेचने के लिए रखता हूं, जो मैं डे टू डे बिजनेस में बेचता हूं, बिग बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेली बिजनेस में जो भी वो सामान खरीदता है वो बेचता है, तो इसीलिए जो भी सामान मैंने बेचने के लिए खरीदा है, स्टॉक इन ट्रेड विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट इज आइटम सच एज स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी ना डाइसीनेस चलती थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, उसके बाद AS 10 को रिवाइज किया गया था और इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन लाई गई थी। तो इंडेस तो बहुत क्लियर कट है। इंडेस कहते हैं कि अगर ये तीनों चीजें पीपीई की डेफिनेशन को मीट कर लेंगी तो हम पीपीई बनाएंगे, और अगर पीपीई की डेफिनेशन को मीट नहीं करेंगी तो हम इन्वेंट्री बना देंगे। पीपीई की डेफिनेशन क्या थी? जो भी चीज आपने प्रोडक्शन के लिए रखी है या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए रखी है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, एक पीरियड से ज्यादा है। तो अगर मैं इस डेफिनेशन को बहुत सिंप्लीफाइड कर दूं और एक लाइन में इसे कंक्लूड करूं, तो जब भी स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट या सर्विसिंग इक्विपमेंट उसकी जिंदगी 1 साल से ज्यादा है, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो उसको पीपीई की डेफिनेशन में ले जाना, अदरवाइज इंडेस 2 की डेफिनेशन में इन्वेंट्री में शामिल कर देना। नेक्स्ट इज प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग क्या होती है? प्राइमरी पैकिंग होती है जो सामान बनाने के लिए जरूरी है, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में कंज्यूम हो जाएगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक के केस में बोतल और कैन, अगर बोतल नहीं होगा, कैन नहीं होगा, तो आप कोल्ड ड्रिंक नहीं बना सकते, पैक नहीं कर सकते, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट रेडी नहीं कर सकते, करेक्ट? तो प्राइमरी पैकिंग इज द पैकिंग विच इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड, इसीलिए उसे हम इन्वेंट्री की डेफिनेशन में रख सकते हैं। वेयर एज अगर मैं सेकेंडरी पैकिंग की बात करूं तो सेकेंडरी पैकिंग इसलिए करी जाती है ताकि आप सामान बेच सको। जैसे अमेजन है, मान लीजिए अमेजन से आप कुछ खरीदते हो तो आपको कार्टून बॉक्स में या प्लास्टिक रैप होके आता है। दैट प्लास्टिक रैप और कार्टून इज नेसेसरी ताकि आपको सामान मिल सके। वो इन्वेंट्री को बनाने के लिए जरूरी नहीं था, वो बेचने के लिए जरूरी है। इसीलिए सेकेंडरी पैकिंग को कॉस्ट का पार्ट, इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता, सेलिंग की कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। एसेट हेल्ड फॉर सेल बट नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन्वेंट्री की डेफिनेशन का पहला पॉइंट क्या था? ध्यान से देखो, जो चीज आपने बेचने के लिए रखी है डे टू डे बिजनेस में, दैट इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए रखी है, बट मान लो आपने कोई एसेट रखा हुआ है बेचने के लिए बट डेली लाइफ में नहीं है, डेली रूटीन में नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट एंड मशीनरी थी, खराब हो गई, आपने स्क्रैप कर दी, अब आपने बेचने के लिए रख दी है कि चलो जब भी सेलर मिलेगा मैं बेच दूंगा, तो देन दैट एसेट विल नॉट बी क्लासिफाइड एज अ इन्वेंट्री। उसको आप हो सकता है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल इंडेस 105 में लेके जाओ, वो तो बात की बात है, बट इन्वेंट्री तो नहीं होगा, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इन्वेंट्री। ये भी बहुत अच्छी चीज है। ये भी एसेट एक्सेप्ट मटेरियल और सप्लाईज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अगर मटेरियल और सप्लाईज है और आप प्रोडक्शन में लगा रहे हो तो इन्वेंट्री का पार्ट होता है, बट
अब प्लांट मशीनरी है, प्लांट मशीनरी भी तो प्रोडक्शन में लगा रहा हूँ, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में लगा रहा हूँ, तो क्या वो इन्वेंट्री का पार्ट होगा, पीपीई का पार्ट होगा? तो स्टैंडर्ड बहुत क्लियर कट था, मटेरियल और सप्लाईज की बात करता है, बाकी एसेट्स की बात नहीं करता। तो प्लांट एंड मशीनरी जैसे जिनको आप प्रोडक्शन और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में लगाते हो, पीपीई की डेफिनेशन में आ जाता है। प्रोटोटाइप मेड फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन टू कस्टमर ओनली एंड नॉट फॉर सेलिंग टू कस्टमर विल नॉट बी क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री। प्रोटोटाइप मींस डेमो आर्टिकल, जो आप बेचने के लिए नहीं रखते, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, शोकेसिंग के लिए, लोगों को बताने के लिए कि देखिए हमारा सामान ऐसा है, ऐसे बनता है। जैसे डेमो व्हीकल किसी ट्रक कंपनी ने बनाए हैं ताकि वो शोकेस कर सके ऑटो एक्सपो में, बट दिस इज नॉट फॉर सेलिंग। तो समथिंग विच हैज बीन मेड बट नॉट फॉर सेलिंग, अगर बेचने के लिए होता ना ये, तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आ जाता। बट सिंस ये बेचने के लिए नहीं है, दिस इज फॉर प्रोडक्शन, फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, इसीलिए इसको पीपीई के डेफिनेशन में लेके जाओगे, इंड एस 2 में इन्वेंट्री की डेफिनेशन में नहीं लाओगे। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब एनआरवी की डेफिनेशन पे। इसको अब से हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एनआरवी बोलेंगे। तो एनआरवी क्या था, याद करो, एस 2 में एनआरवी क्या समझा था? एनआरवी था जो भी मेरा सेलिंग प्राइस होगा, मतलब अगर मैं इन्वेंट्री को बेचना चाहूंगा तो किस पैसे पे बेचूंगा, लेस उसको बेचने पे जो भी मेरा खर्चा होगा, यही था। मींस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने कहा कि आप इन्वेंट्री को अगर बेचने जाते हो तो 10 रुपए पे बेचोगे, बट बेचने में आपको 1 रुपए ब्रोकरेज या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो आपका एनआरवी कितना होगा जी, 9 रुपए होगा। एनआरवी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो एनआरवी ना हमेशा एंटिटी स्पेसिफिक होता है कि एक एंटिटी अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कितने का वो सामान बेच सकती है, वेयर फेयर वैल्यू होता है कि मार्केट में अगर लोग डीलिंग कर रहे हैं आपस में तो वो कितने का वो सामान परचेज सेल करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस हो सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। एन एंटिटी होल्ड्स 10,000 यूनिट एंड इट कुड सेल द सेम इन द मार्केट एट द रेट ₹10, मतलब मार्केट में वो 10 रुपए का बेच सकती है, तो ये आपकी हो गई जी फेयर वैल्यू। द एंटिटी हैज एन ऑर्डर इन हैंड टू सेल द इन्वेंट्रीज एट 11 रुपीज। एंटिटी के पास एक ऑर्डर है जिसमें वो उसे कितने का बेच सकती है, 11 रुपए का। तो जो प्लस जो इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट है वो है जी 0.50 पर यूनिट। तो एनआरवी कितनी हो जाएगी, एनआरवी हो जाएगी 10.50, मतलब 11 रुपए का आप बेच सकते हो, 0.50 आपकी कॉस्ट लगेगी, तो एनआरवी हो जाएगी 10.50। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कि मैं अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन में जब भी मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं तो मैं उसे कितने में बेच पाऊंगा। सिंस मेरे पे 11 रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं 11 रुपए पे बेचूंगा, मैं क्यों मार्केट में जाके 10 रुपए पे बेचूंगा। तो इस सिचुएशन में फेयर वैल्यू तो हो गई 10 रुपए, एनआरवी हो गई 10.5 रुपए। तो फेयर वैल्यू और एनआरवी डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि एनआरवी एंटिटी स्पेसिफिक है और फेयर वैल्यू किससे स्पेसिफिक है, मार्केट या इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। ये डेफिनेशन हम लोगों ने मल्टीपल टाइम ऑलरेडी पढ़ी हुई है, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन अ ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। मतलब जब भी आप उसकी वैल्यू निकाल रहे हो तो उस दिन मार्केट में जो लोग हैं वो उस चीज को कितने पे खरीदेंगे बेचेंगे, दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री को कैसे मेजर करना है। लीजिए एएस 2 में जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, इन्वेंट्री को किस पे मेजर करना होता है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। सेम प्रिंसिपल है, अभी भी आप वैसे ही करोगे, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब पहले बात करते हैं कॉस्ट के ऊपर कि कॉस्ट कैसे निकलती है, फिर बाद में बात करेंगे कि एनआरवी कैसे निकाली जाती है और एनआरवी अगर कॉस्ट और एनआरवी में अगर एनआरवी कम है तो किस तरीके से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। पहले बात करते हैं कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट कौन सी कॉस्ट, विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट कंडीशन। कॉस्ट होती है जी 3 चीजें, पहली खरीदने का खर्चा, दूसरा बनाने का खर्चा दैट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तीसरा कोई और खर्चा जो जरूरी था इन्वेंट्री को प्रेजेंट कंडीशन में, सेलेबल कंडीशन में या फिनिश गुड्स बनाने के लिए जरूरी था, दैट इज कॉल्ड अदर कॉस्ट। अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ परचेज की, तो कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब खरीदने का खर्चा। खरीदने में क्या क्या आएगा, परचेज प्राइस जो भी आपने पे किया, टैक्सेस अगर कोई नॉन रिकवरेबल टैक्सेस है अदर देन दोज विच आर रिकवरेबल, तो अगर कोई ऐसा टैक्सेस है जो रिकवरेबल है जिसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा वो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा।
अगर आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन पे किया है, जैसे फ्रेट पे किया है परचेज के समय पे, ताकि सामान आपके वेयर हाउस तक आ जाए, तो वो भी कॉस्ट ऑफ परचेज का पार्ट बनेगा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू परचेजेस, जो भी परचेजेस से रिलेटेड जो खर्चा है, जैसे ट्रांजिट में जब आपने सामान खरीदा और आपकी फैक्ट्री तक लाने में बीच में अगर आपने कोई खर्चा किया है, दैट इज कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू परचेजेस। कोई ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स मिले हैं तो वो घटा दीजिएगा। कैश डिस्काउंट को घटाया नहीं जाता क्योंकि वो कैश सेटलमेंट यानी कि पेमेंट से रिलेटेड होता है, परचेज से रिलेटेड नहीं होता, इसीलिए उसे इग्नोर कर दिया जाता है। तो सिंपल शब्दों में कॉस्ट में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज में जी ये सारी चीजें आती हैं। अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने का जो खर्चा है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, आपने हो सकता है जो सामान खरीदा है उसके ऊपर कुछ और मटेरियल लगाया हो, डायरेक्ट लेबर लगाया हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाया हो। याद करो कॉस्ट शीट इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस सेम ही चीज है। इसके अलावा कोई प्रोडक्शन ओवरहेड्स है तो वो भी आते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड जैसे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री रेंट। तो प्रोडक्शन ओवरहेड 2 तरीके के हो सकते हैं, वन इज फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, सेकंड इज वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वो ओवरहेड्स जो फिक्स रहते हैं, आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते, जैसे फैक्ट्री का रेंट। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वो होते हैं जो जैसे जैसे आउटपुट चेंज करोगे, आउटपुट बढ़ाओगे तो वो बढ़ेंगे, आउटपुट कम करोगे तो वो भी कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे डीजल हो गया, कोई भी कंज्यूमेबल अगर आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शन में, तो दोज आर कॉल्ड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ध्यान रखना, मैंने कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या सेलिंग ओवरहेड को नहीं बोला है, क्योंकि वो दोनों कॉस्ट का पार्ट नहीं होते हैं। तीसरी बात करते हैं अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट मींस कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट कंडीशन, सेलेबल कंडीशन तक लाने का जो भी खर्चा होगा, दैट विल बी पार्ट ऑफ अदर कॉस्ट। जैसे बोरिंग कॉस्ट हो गया, अगर आपका एसेट, आपकी जो इन्वेंट्री है वो क्वालिफाइंग एसेट है और इंड AS 23 के क्राइटेरिया सारे मीट करती है, तो आपको बोरिंग कॉस्ट को भी इन्वेंट्री के ऊपर कैपिटलाइज और यू कैन से इन्वेंटराइज करना पड़ेगा और कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। अदर कॉस्ट में क्या क्या नहीं आता, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब इसके अलावा और भी हो सकते हैं, बट जो कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर वो खर्चा इन्वेंट्री को सेलेबल बनाने के लिए जरूरी है प्रेजेंट कंडीशन में, मतलब जैसे अगर आप सामान खरीद रहे हो तो सामान आप खरीद के वेयर हाउस तक लाने के लिए जरूरी है, तभी तो आप सामान आगे बनाओगे, तो जो भी खर्चा सेलेबल बनाने के लिए जरूरी है वो आएगा, अदरवाइज और कुछ नहीं आएगा। जैसे एबनॉर्मल अमाउंट्स, एबनॉर्मल वेस्ट हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ, आइडल टाइम हुआ, एबनॉर्मल आइडल टाइम हुआ, ये सारी चीजें कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। स्टोरेज कॉस्ट, अगर आपने स्टोरेज कॉस्ट पे करी है फिनिश गुड्स के ऊपर तो नहीं आएगी, बट अगर आपने स्टोरेज कॉस्ट पे करी है क्योंकि वो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट थी, प्रोडक्शन के टाइम पे जरूरी था, इन्वेंट्री को सेलेबल बनाने के लिए जरूरी है, तो आएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, स्टोरेज कॉस्ट जो आप पे कर रहे हो फिनिश गुड्स के ऊपर, वेयर हाउसिंग कॉस्ट वगैरह पे कर रहे हो, वो नहीं आएगी। बट अगर आपका स्टोरेज कॉस्ट रिक्वायर्ड है एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे विस्की है, विस्की के केस में क्या होता है, एक बार आपने उसे बनाना शुरू किया, उसके बाद आप उसे रखते हो थोड़े समय तक, क्योंकि जैसे जैसे वो रखी रहेगी, जितनी जितनी उसकी एज बढ़ती जाएगी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो आप उसको बना के रखते हो, स्टोर करते हो और उसके बाद उसे बेचते हो। इन्वॉल्व्स डिस्टिलिंग ऑफ एज्ड विस्की इन कास्क प्रायर टू बोटलिंग शुड बी कैपिटलाइज। आप रख रहे हो और उसके बाद आप उसे बोतल में पैक करके फिर सेल करना शुरू करते हो। तो ये चीज क्या थी, ये प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट थी, अगर आप नहीं करते तो उसकी वैल्यू नहीं होती, इसीलिए ये स्टोरेज कॉस्ट किस में आएगी, अदर कॉस्ट में आएगी। बट अगर यही चीज होती कि एक बार बोतल पे पैक कर दिया, बन गया, उसके बाद रेडी हो गया सामान, फिर बेचने के लिए रखा है और उस टाइम अगर कोई स्टोरेज कॉस्ट इनकर कर रहे हो तो वो नहीं आएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डू नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट सैलरी, वो नहीं आने वाला। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सिंपल सी बात है, जो भी चीज आपके सेलेबल कंडीशन में लाने में कोई हेल्प नहीं कर रही है, आप उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे। सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जैसे आफ्टर सेल्स वारंटी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक्सेट्रा, ये कभी भी आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते हैं। कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं मेजरमेंट के ऊपर। इफ इन्वेंट्री इज परचेज्ड ऑन डेफर्ड पेमेंट टर्म्स, डेफर्ड पेमेंट टर्म क्या होता है कि मान लो मैं आज कोई इन्वेंट्री खरीद रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपए में वो खरीद सकता हूँ, बट मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ भाई देख मैं आज की डेट में पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है, तू मुझसे ना 1 साल के बाद पैसे ले ले। तो मुझे कह रहा है कि ठीक है एक काम कर, 1 साल के बाद पैसे दे दियो बट 1,10,000 रुपए दियो।
मैंने क्या किया, मैंने उसको जो पेमेंट करने की टर्म्स थी उसे डेफर कर दिया। जनरली मान लो मार्केट की कंडीशन थी 60 दिन 90 दिन में पे करना है, मैं उसे कह रहा हूँ भाई मैं तुझे 1 साल के बाद दूंगा, वो कह रहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है दे दे, बट तू मुझे पैसे कितने देगा, 1,10,000 रुपए। दिस इज द कैश प्राइस, अगर मैं आज परचेज करता, दिस इज द पेमेंट विच आई एम मेकिंग। तो स्टैंडर्ड कहता है भैया इन जो दोनों का डिफरेंस है ना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सामान लेट खरीदा, वो इसलिए है क्योंकि आपने पेमेंट लेट करी। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट विच यू आर पेइंग टू देम, यू आर नॉट पेइंग इट एज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री की कॉस्ट होती तो वो तो 1,00,000 रुपए ही होती, इन्वेंट्री की कॉस्ट 1,10,000 रुपए नहीं है। इसीलिए द डिफरेंस ऑफ कैश प्राइस एंड टोटल पेमेंट इज इंटरेस्ट, और उसको आप डेफर्ड क्रेडिट पीरियड पे रिकॉग्नाइज कर दोगे। वेरएज इन्वेंट्री किस वैल्यू पे आने वाली है, इन्वेंट्री आएगी जी कैश प्राइस पे। तो ये जो भी 10,000 रुपए का डिफरेंस है इसको आप इंटरेस्ट बनाओगे ओवर द पीरियड। मान लो 10-12 महीने का है तो हर महीने आप कितना रिकॉग्नाइज कर दोगे, 10,000 बटे 12, हर महीने इतने का खर्चा आप बुक करते जाना इंटरेस्ट का। नेक्स्ट पॉइंट इज एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट टू इन्वेंट्री। जब भी कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है, जब उसका हार्वेस्ट का टाइम आता है, इंडेक्स 41 में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो वो इन्वेंट्री में चेंज हो जाता है। जैसे आम का पेड़ है, आपने उसमें आम आ गए, आम आपने तोड़ लिए ताकि आप बेच सको। कैटल है, कैटल से आपने दूध निकाल लिया ताकि आप बेच सको। तो नाउ द हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया, तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो क्या बन गया, इन्वेंट्री बन गया। तो स्टैंडर्ड कहता है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी। तो स्टैंडर्ड कहता है कॉस्ट ऑफ डेट इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ डेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विल बी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल एट द पॉइंट ऑफ कन्वर्जन। जब भी आपने वो दूध निकाल लिया, आप बेचने के लिए तैयार कर रहे हो उसे, तो उस दिन जो भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल है वो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू होगी। अगर आपने कोई इन्वेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट रिसीव करी है तो इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, भाई मैंने कुछ पे ही नहीं किया, जब मेरे दोस्त कुछ पे नहीं कर रहा तो इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, नील। सिंपल सी बात है, कुछ कर ही नहीं सकते। बोरिंग कॉस्ट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर आपने बोरिंग कॉस्ट इनकर करी है, इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट है, तो इंड AS 23 के अकॉर्डिंग आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो। अगर आपको कोई स्क्रैप रियलाइज हुआ है प्रोडक्शन के टाइम पे, तो हम क्या करते थे, जो भी स्क्रैप रियलाइज होता था प्रोडक्शन के समय, हम उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में घटा देते हैं। इफ एनी स्क्रैप इज रियलाइज देन दैट स्क्रैप विल बी रिड्यूस फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट। चलो जी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स आए दो तरीके के, वन इज वेरिएबल, वन इज फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। होता क्या है, जब आप ओवरहेड्स की बात करते हो तो इंटरमीडिएट में क्या किया था याद करो, हम क्या करते थे, एक रिकवरी रेट निकालते थे और पर यूनिट रेट निकालते थे कि हर यूनिट पे कितना खर्चा एलोकेट करना है, यही करते थे। तो वो पर यूनिट रेट कैसे निकलेगा, अगर आपका वेरिएबल ओवरहेड्स है, इफ इट इज वेरिएबल ओवरहेड्स, तो आप निकालोगे जी एक्चुअल बेसिस पे, मतलब जो भी एक्चुअल खर्चा हुआ डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन विल बी योर पर यूनिट रेट। एक्चुअल ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल प्रोडक्शन विल बी योर पर यूनिट रेट। बट जब आप बात करते हो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की, तो जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। स्टैंडर्ड कहता है रुको थमो सोचो, वो कहता है कि अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से कम है, इफ योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज लोअर देन योर नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मली आप 1,00,000 यूनिट प्रोड्यूस करते, आपने प्रोड्यूस करी जी 75,000 यूनिट, कम किया, तो स्टैंडर्ड कहता है कि जब आप रेट निकालोगे तो आप क्या लोगे, नॉर्मल प्रोडक्शन लोगे। मतलब आप लोगे जी जो भी आपका फिक्स ओवरहेड का खर्चा है अपॉन में नॉर्मल प्रोडक्शन। वेयर एज अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा है, तो स्टैंडर्ड ने ये नहीं बोला कि नॉर्मल प्रोडक्शन ले लो, अब स्टैंडर्ड बोलता है जी एक्चुअल प्रोडक्शन लेना। स्टैंडर्ड सिंपल सी बात कहता है मुझे अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट को ओवर वैल्यू नहीं करना कहीं पे भी। कैसे नहीं करना, अब एक एग्जांपल से समझा देता हूं। बट हाँ, कभी भी एक्चुअल प्रोडक्शन इज हायर देन नॉर्मल प्रोडक्शन, तो आप एक्चुअल प्रोडक्शन यूज करोगे, जो भी खर्चा हुआ डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। अब ये जो सिचुएशन होगी, इस सिचुएशन में क्या होगा, सिंस आपने नॉर्मल प्रोडक्शन यूज किया, अब आप बट उसे एब्जॉर्ब किस पे करने वाले हो, एब्जॉर्ब करोगे आप एक्चुअल प्रोडक्शन पे। आपने रिकवरी रेट निकाला है नॉर्मल प्रोडक्शन पे, एब्जॉर्प्शन होगा एक्चुअल प्रोडक्शन के ऊपर, तो उससे क्या होगा, हमेशा अंडर रिकवरी आएगी और वो कहां पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। अभी मैंने क्या बोला, पहले एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाता हूं, उससे समझाता हूं, फिर आके एक बार इसे दोबारा रीड करेंगे। लेट्स प्रिज्यूम नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी इज 5 लाख यूनिट एंड इट्स एक्सपेक्टेड फिक्स ओवरहेड्स आर 15 लाख रुपए। कंपनी की नॉर्मल कैपेसिटी है जी 5 लाख यूनिट और कंपनी के जो फिक्स ओवरहेड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आते हैं 15 लाख रुपए। मानो जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो है 5 लाख, मतलब नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल आए हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती, इसके में कुछ भी ले लो। तो जो भी खर्चा किया डिवाइडेड बाय
नॉर्मल प्रोडक्शन बोलो चाहे एक्चुअल प्रोडक्शन बोलो, दोनों सेम है। कितना आ गया? 3 रुपीज पर यूनिट। मान लो, ध्यान से देखना, अब आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है जी 3,75,000। नॉर्मल प्रोडक्शन कितना था? 5 लाख। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 3,75,000। एक्चुअल प्रोडक्शन इज लोअर देन नॉर्मल प्रोडक्शन, तो मुझे क्या करना होता है? तो स्टैंडर्ड कहता है कि जब आप रिकवरी रेट या फिर पर यूनिट इन्वेंट्री कॉस्ट निकालोगे तो आप नॉर्मल प्रोडक्शन के बेसिस पे निकालोगे। नॉर्मल प्रोडक्शन मतलब 5 लाख के बेसिस पे निकालोगे तो हो जाएगा 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। कितना आ जाएगा जी? जो पहले था 3 रुपए पर यूनिट। ठीक है। अगर मैं अब्जॉर्प्शन की बात करूं तो अब स्टैंडर्ड क्या कह रहा है? ध्यान से देखना। देखो, आपने बोला रेट है जी 3 रुपए पर यूनिट। आपने कितनी यूनिट बनाई है? आपने बनाई है 3,75,000 यूनिट। तो आप कितना एब्जॉर्ब करोगे? आप एब्जॉर्ब करोगे जी 11,25,000 रुपए। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जब आप एलोकेट कर रहे हो खर्चे को तो आप एक्चुअल यूनिट्स पे एलोकेट करोगे, नॉर्मल प्रोडक्शन पे कभी भी एलोकेट नहीं करोगे। नॉर्मल प्रोडक्शन सिर्फ यूज होगा पर यूनिट रेट निकालने के लिए। आपने कितना खर्चा एलोकेट कर दिया? 11,25,000। खर्चा हुआ कितना था मेरे भाई? 15 लाख। बाकी कहाँ गया? तो डेट इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। 15 लाख में से जब आपने जो एब्जॉर्ब कर दिया वो हटाया तो क्या बचा? 3,75,000 रुपए। ये जाएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस में। इस लाइन पे अभी थोड़ी देर बाद बात करता हूं। मान लो अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन 7.5 लाख है, आपका नॉर्मल प्रोडक्शन 5 लाख है, एक्चुअल प्रोडक्शन 7.5 लाख है। योर एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन योर नॉर्मल प्रोडक्शन। हम कौन सा रेट बेसिस लेंगे? अब हम एक्चुअल प्रोडक्शन को यूज करेंगे रेट निकालने के लिए। लो जी, निकाल लो। 15 लाख डिवाइडेड बाय 7.5 लाख, कितने रुपए आ गया? 2 रुपए पर यूनिट। ये चीज क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है स्टैंडर्ड ऐसा करता क्यों है? देखो, लॉजिक बहुत सिंपल सा है। स्टैंडर्ड कहता है कि जी मैं प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म फॉलो करता हूं, मैं कहीं पे भी इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू नहीं करने दूंगा। कैसे? देखो, आपने यहां पे इन्वेंट्री की वैल्यू में कितना ऐड किया? 3 रुपए पर यूनिट। अगर आपने नॉर्मल प्रोडक्शन ना लेके एक्चुअल प्रोडक्शन यूज किया होता तो आपने कितना निकाला होता? आपने निकाला होता जी 4 रुपए पर यूनिट। 15 लाख डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन इज 4 रुपए पर यूनिट। अभी आपने 3 रुपए लगाए, तब आप कितने रुपए डालते? 4 रुपए। मतलब 1 रुपए से आपने इन्वेंट्री वैल्यू ऊपर बढ़ा दी, 1 रुपए से आपने इन्वेंट्री ओवर वैल्यू कर दी। ये सिचुएशन देखो। अभी आपने कितने रुपए डाले हैं? 2 रुपए पर यूनिट। अगर आप यहां पे नॉर्मल प्रोडक्शन लेते तो कितने रुपए डालते? 3 रुपए पर यूनिट डालते। डालते नहीं डालते? अगर आप नॉर्मल प्रोडक्शन पे लेते तो आप 1 रुपए ज्यादा डालने वाले थे। 2 और 3 में 3 ज्यादा है, 1 रुपए ज्यादा डलते। तो स्टैंडर्ड ने वो भी मना कर दिया। स्टैंडर्ड की कोशिश ये है कि आपको इन्वेंट्री ओवर वैल्यू नहीं करने देनी, इसीलिए स्टैंडर्ड ने यहां पे आपको इस पे वैल्यू नहीं करने दिया और लोअर के केस में आपको इस पे वैल्यू नहीं करने दिया। ठीक है जी, चलो एक बार फटाफट रन कर लेते हैं इसको। ये हमने समझ लिया, ये हमने बात कर ली है कि जब भी आपका एबनॉर्मली लोअर है तो आप मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से कम है तो आप नॉर्मल कैपेसिटी यूज करना या नॉर्मल प्रोडक्शन यूज करना। जब भी एक्चुअल प्रोडक्शन हायर है तब आप क्या यूज करोगे? तब आप एक्चुअल प्रोडक्शन यूज करोगे। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू नहीं करने देना। नेक्स्ट आता है नॉर्मल प्रोडक्शन होता क्या है? नॉर्मल प्रोडक्शन मीन्स ऑन एन एवरेज आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो आफ्टर कंसिडरिंग योर प्लान्ड मेंटेनेंस एंड नॉर्मल आइडल टाइम। मान लो आपने कहा आपके पास 1 लाख घंटे का समय है। एज्यूम करो 10,000 घंटे आपके मेंटेनेंस में लगने ही है क्योंकि आपको फैक्ट्री को मेंटेन करना होता है, प्लांट मशीनरी को मेंटेन करना होता है। तो आप पे कितना समय है? 90,000 घंटे का। 1 घंटे में आप मानते हो 10 यूनिट बनाते हो तो कितनी यूनिट्स बना लोगे? 9 लाख यूनिट्स ऑन एन एवरेज बना सकते हो। दैट प्रोडक्शन इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोडक्शन। मतलब जो आप ऑन एन एवरेज काम जितना कर सकते हो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोडक्शन। नॉर्मल प्रोडक्शन इज प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड ऑन एन एवरेज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस कंसिडरिंग लॉसेज ड्यू टू प्लान्ड मेंटेनेंस। ये चीज हमने डिस्कस कर ली कि जब भी आपका एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन से कम होगा तो आपका अंडर रिकवरी आएगी और जो आप कहाँ पे लेके जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे। ये एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर दिस ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। इस पॉइंट को हम थोड़ी देर बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, अभी इस पे कोई चर्चा नहीं करते। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनसे ना इस कंसेप्ट को और डिटेल में समझेंगे। उससे पहले 2 छोटी छोटी चीजें जो मुझे आपको बतानी है। एक बताना है जी, जो हम ये बात कर रहे थे कि आप इन्वेंट्री पे एब्जॉर्ब कर दोगे, एलोकेट कर दोगे, उसका क्या मतलब होता है? जैसे यहाँ पे आपने बोला 3 रुपए के हिसाब से
आप इन्वेंट्री के ऊपर एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो आपने बोला जी मैंने अगर 3,75,000 यूनिट बनाई है तो इस पे 3 रुपए से मैं इसकी कॉस्ट बढ़ा दूंगा। अब इसकी कॉस्ट के दो चीजें हो सकती है, या तो ये सामान बिक गया है या बचा हुआ है। मान लो कि ये सामान 3 लाख यूनिट इसकी बिक गई है, 75,000 अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है, तो 75,000 इंटू 3 ये तो बैलेंस शीट में जाके बैठ जाएगा, और 3 लाख इंटू 3 ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और यू कैन से रॉ मटेरियल कंज्यूम में आके बैठ जाएगा। करेक्ट, ये चीज समझ आती है। अब एक चीज और जो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब ये पॉइंट था ना, जब कोविड आया था, कोविड के टाइम पे ना इस पॉइंट ने बड़ा दुखी किया कंपनीज को। क्यों? कोविड के टाइम पे क्या हुआ, आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन था वो सब्सटेंशियली लो चला गया। जब एक्चुअल प्रोडक्शन सब्सटेंशियली लो चला गया तो ये जो आप एब्जॉर्प्शन कर रहे थे 3,75,000 इंटू 3, जब आपने यूनिट बनाई ही नहीं, या आपने बनाई मान लो 50,000 यूनिट, तो आप क्या एब्जॉर्ब करोगे? 50,000 यूनिट इंटू 3, मान लो जैसे आपने बनाई सी 50,000 यूनिट, तो आपने एब्जॉर्ब कितना किया? 1,50,000 रुपए। तो 15 लाख में से 1,50,000 तो एब्जॉर्ब कर दिया, बाकी सारा का सारा पीएनएल के खर्चे में जाके बैठ गया। तो कोविड के टाइम पे बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज हैवी अंडर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, जिस वजह से जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लॉसेस थे वो बहुत इंक्रीज हो गए थे। तो दिस पॉइंट वाज सब्सटेंशियली वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। इवन उसके विद इन 1 ईयर अगर मैं बोलूं तो इंस्टीट्यूट ने भी इसके ऊपर दबा के क्वेश्चन पूछे। क्यों? क्योंकि उस टाइम प्रैक्टिकल सिचुएशन ये थी। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको एक बार फिर ध्यान से दोबारा से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट पे कैसे बांटोगे। देखो कंटेंशन क्या है पहले वो समझा देता हूँ, फिर कैसे होता है वो बता देता हूँ। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, मान लो आपने प्रोसेस लगाया, प्रोसेस से सारे के सारे आउटपुट बना रहे हो, उससे जॉइंट प्रोडक्ट निकल के आ सकता है, उससे बाय प्रोडक्ट निकल के आ सकता है। तो किसकी कितनी कॉस्ट है, किसकी कितनी वैल्यू है, वो कैसे निकालोगे, उसे कहा जाता है जी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। अब पहले बात करते हैं जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है। वैसे तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ब्रशअप करा देता हूँ। जॉइंट प्रोडक्ट मीन्स वो प्रोडक्ट जिनकी वैल्यू मोटा मोटा इक्वल होती है। जैसे जब आप ऑयल की रिफाइनिंग करते हो तो पेट्रोल निकल के आता है और डीजल निकल के आता है, और भी मल्टीपल प्रोडक्ट निकल के आते हैं। पेट्रोल और डीजल आज की डेट में तो मोटा मोटा रेट सेम है, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट। वेयर एज अगर आप जब प्रोसेसिंग कर रहे हो तो एक प्रोडक्ट तो हाई वैल्यू का है, दूसरा प्रोडक्ट लो वैल्यू का है। जैसे आप शुगर की रिफाइनिंग कर रहे हो ताकि आप शुगर बना सको, तो वहां से मोलेसिस निकल के आता है, गुड़ निकल के आता है, जिसकी वैल्यू कंपैरेटिवली काफी कम है, तो उसे कहा जाता है जी बाय प्रोडक्ट। तो जॉइंट प्रोडक्ट के केस में आप कॉस्ट को कैसे बांटोगे? देखो अगर आप कॉस्ट को रेडिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसकी कितनी कॉस्ट है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, तो जिंदगी बहुत आसान है। मान लो एक पेट्रोल है और एक डीजल है, आप बता रहे हो इसका इतना खर्चा है, मान लो इसका खर्चा एक्स है, इसका खर्चा वाई है, तो कोई नहीं, पी की वैल्यू हो जाएगी एक्स, डीजल की वैल्यू हो जाएगी वाई। करेक्ट। कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन द सेपरेट कॉस्ट इनकर्ड, अलग से पता है कर लो। बट क्या जिंदगी आसान होगी इतनी? भैया मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, इतनी जल्दी आसानी से पता नहीं लगता कि किसकी कितनी कॉस्ट है। व्हेन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, जब आप सेपरेटली उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नहीं पता लग रहा कि किसकी कितनी कॉस्ट है, तो क्या करोगे? तो कोई ना कोई तो बेसिस लेना होगा। याद करो इंटरमीडिएट में क्या पढ़ते थे, कोई ना कोई बेसिस, कोई ना कोई रेशियो निकालते थे जिसके बेसिस पे आप उसे बांटते थे। करेक्ट। तो स्टैंडर्ड कहता है जो भी उसका सेलिंग प्राइस है, जो भी उसकी सेल्स वैल्यू है, उसकी रेशियो में बांट देना। अब सेल्स वैल्यू आपको दो जगह पता लग सकती है, जब आपने उस प्रोडक्ट को अलग किया तब पता लग सकती है, बट हो सकता है उसमें फर्दर प्रोसेसिंग होनी हो, तो जो लास्ट में जब आप अल्टीमेटली उसे सेल करोगे तब पता लग सकती है। तो जिस भी स्टेज पे आपको सेल वैल्यू पता लगे उसके अकॉर्डिंग आप उसकी कॉस्ट को बांट देना। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट इज बेस्ड ऑन रिलेटिव सेल्स वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट आइदर एट अ स्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस when the products become separately identifiable or at the completion of the प्रोडक्शन। जब भी चाहे कंप्लीशन के टाइम पर या जब आप अलग अलग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो तब उसकी सेल वैल्यू है, तो उसकी रेशियो में बांट देना। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उससे और डिटेल में समझेंगे। द आउटकम इज मेन प्रोडक्ट विद अ बाय प्रोडक्ट। जब आपके पास बाय प्रोडक्ट है, अगर बाय प्रोडक्ट इमटेरियल है, जनरली तो बाय प्रोडक्ट इमटेरियल होता है, बट अगर वो मटेरियल है तो उसे आप बाय प्रोडक्ट नहीं बोलोगे, उसे आप जॉइंट प्रोडक्ट बोलोगे और इसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करोगे, इसके अकॉर्डिंग आप कॉस्ट एलोकेट करोगे। बट अगर आपका बाय प्रोडक्ट क्या है, इमटेरियल है, तो स्टैंडर्ड कहता है कुछ नहीं करना, जो भी उसकी एनआरवी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, वो आप मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट से माइनस कर देना।
बाय प्रोडक्ट इज मेजर्ड एट एनआरवी एंड दिस वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। और अगर उसकी वैल्यू मटेरियल है तो आप उसको क्या मानोगे, जॉइंट प्रोडक्ट मानोगे और उसके अकॉर्डिंग उसकी अकाउंटिंग करोगे। आप एनआरवी कैसे निकालोगे बाय प्रोडक्ट की, एनआरवी जैसे निकालते थे सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग। कभी कभी हो सकता है कि आपको बाय प्रोडक्ट को थोड़ा प्रोसेस करना पड़े बेचने से पहले, तो अगर कोई फर्दर प्रोसेसिंग खर्चा है तो वो भी माइनस कर देना। यहां पर याद रखना प्रॉफिट के आप कहीं पे भी डिडक्शन नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट को एनआरवी की कैलकुलेशन में माइनस नहीं किया जाता। कभी कभी ना क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट भी दे देता है, तो वो सिर्फ आपको डराने के लिए, घबराने के लिए दे रखा है, उसका कहीं भी यूज नहीं होगा। चलिए, अभी तक हम लोगों ने एलोकेशन ऑफ कॉस्ट समझ लिया, अब हम बात करते हैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन टेक्निक की। देखो, इन्वेंटरी वैल्यूएशन टेक्निक का मतलब क्या होता है कि आप इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करने वाले हो। तो आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है कि आपकी इन्वेंट्री किस तरीके की है, वेदर यू हैव अ इन्वेंट्री विच इज नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल या वेदर यू हैव अ इन्वेंट्री विच इज इंटरचेंजेबल। नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल का मतलब आपके पास इन्वेंट्री में ऐसी आइटम रखी है जो यूनिक है, जो अलग है, जिसको आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, आप अपने कस्टमर्स के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हो, हर कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट रखे होंगे आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ जी ये प्रोडक्ट इस कस्टमर का है, ये प्रोडक्ट इस कस्टमर का है। दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो आपका काम है कार को खरीदना और बेचना। साल के एंड में आपके पास से 5 गाड़ियां हैं, जिसमें एक BMW है, एक ऑडी है, एक मारुति है, एक मर्सिडीज है, एक थार है। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज यू कैन वेरी सेपरेटली आइडेंटिफाई योर इन्वेंट्री आइटम। आप हर इन्वेंट्री के आइटम को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वेन एवर प्रोडक्ट्स आर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल तो आप उसे बोलते हो दे आर नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। बट अगर प्रोडक्ट को आप सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एक की जगह दूसरा यूज हो सकता है, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, OnePlus है, आईफोन है, अब आईफोन 13 है, उन्होंने n नंबर ऑफ फ़ोन बनाए होंगे, आप उसको एक एक फ़ोन को अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अलग अलग, वो सारे एक ही टाइप के फ़ोन है। शूज़ मैन्युफैक्चरर है, बाटा है, अब बाटा ने मान लो हश पपीज़ के जूते बनाए हैं ब्लैक कलर के, अब वो ब्लैक कलर के उन्होंने n नंबर ऑफ जूते बनाए होंगे। अब आप ये थोड़ी ना करोगे एक जूता अलग, दूसरा जूता अलग, तीसरा जूता अलग, चौथा जूता अलग, ये तो नहीं कर सकते। यू विल क्लासीफाई देम एज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट की भैया 6 नंबर के जूते ये सारे हैं, 4 नंबर के जूते ये सारे हैं, 8 नंबर के जूते ये सारे, ऐसे यू कैन क्लासीफाई देम। तो वेन एवर द इन्वेंट्री इज इंटरचेंजेबल तो आप ये दोनों तरीके लगाने वाले हैं, और जब भी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है तो जिंदगी बहुत आसान होती है। जब भी इन्वेंट्री अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो तो स्टैंडर्ड कहता है भाई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगा देना। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मतलब मुझे पता है किस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है। जैसे अगर मेरे पे 5 गाड़ी है तो मुझे पता है BMW कितने की आई थी, ऑडी कितने की आई थी, मारुति कितने की आई थी, तो आई कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये जनरली आपकी ज्वेलरी में या टेलर मेड इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है। टेलर मेड इंडस्ट्रीज़ मतलब जब आप कस्टमर स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट बनाते हो, और ज्वेलरी इसलिए क्योंकि वहाँ पे भी ना कस्टमर स्पेसिफिकेशन बहुत हो जाती है, पर्टिकुलर टाइप का डायमंड हो गया, पर्टिकुलर टाइप की रिंग हो गई, इसलिए। तो जब भी ऐसा होगा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाना बहुत सिंपल है, उस प्रोडक्ट में जो खर्चा लगा है उसमें उसकी कॉस्ट उतनी होगी, खत्म। बट जब भी आपका प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल है, जैसे मोबाइल हो गए, आपका कोका कोला बनाते हो, पेप्सी बना रहे हो, तो दे प्रोडक्ट आर इंटरचेंजेबल। तो आपको देखना है क्या आप हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड लगा सकते हो, क्या आप अपने अकाउंट्स के बेसिस पर रेडिली बता सकते हो कि कितनी कॉस्ट है। जैसे अगर आपका काम है ट्रेडिंग ऑफ मोबाइल्स, आप परचेज करते हो, सेल करते हो, तो आप बता सकते हो 10 मोबाइल थे, इतने में खरीदे, 2 चले गए तो कितने हो गए होंगे, आप उसकी कॉस्ट निकाल सकते हो, जैसे आप फीफो या वेटेड एवरेज से निकालते थे। बट अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड नहीं लगा सकते हो, आप रेडिली कॉस्ट नहीं बता सकते हो, जैसे आप कोका कोला बना रहे हो, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर लगाया, थोड़े से ओवरहेड्स लगाए, आप रेडिली कॉस्ट नहीं बता पा रहे, आपको कॉस्ट निकालने का कोई पर्टिकुलर टेक्निक लगानी पड़ेगी। इन दैट केस आप क्या लगाओगे जी, या तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड लगाओगे, रिटेल इन्वेंट्री एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड लगाओगे। एक लाइन में कंक्लूड कर रहा हूँ, अगर आप रेडिली अपने अकाउंट से कॉस्ट बता सकते हो, आपको कुछ ज़्यादा ऑल्ट्रेशन नहीं करना, फीफो और वेटेड एवरेज लग सकता है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड लगा दो। बट अगर आप अपने अकाउंट से डायरेक्टली कॉस्ट नहीं निकाल सकते, आपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी है, प्रोसेसिंग करी है, तो आप या तो रिटेल इन्वेंट्री मेथड लगाओगे, जिसको आप एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड भी कहते हैं, या आप स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड लगाओगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड बहुत सिंपल है, जैसे आप लोगों ने
कॉस्टिंग पड़ी है, कॉस्ट शीट पड़ा है, वहाँ पे आप क्या करते थे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके आप निकालते हो कि भैया आपका खर्चा कितना है, कितना मटेरियल लगा, कितना लेबर लगा, कितना ओवरहेड लगा, उसको कहा जाएगा जी स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। और जब आप बात करोगे रिटेल इन्वेंट्री मेथड की, तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन। आप बोलोगे जी मान लो मेरा सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, 25% मैं कमाता हूँ, तो मेरी कॉस्ट हो जाएगी 75 रुपये, मैं अपनी इन्वेंट्री को 75 रुपये पे वैल्यू कर लूँगा। कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग सेल्स वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री बाय अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन। ये जनरली कहाँ पे लगता है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, सेम तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, सिमिलर रेंज के उनके मार्जिन होते हैं। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नायका से अच्छा एग्जांपल तो मैं क्या दूंगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, जहाँ पे मल्टीपल ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, when there are large number of rapidly changing item with similar margins are involved, multiple beauty products है और नए नए आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, तो ऐसे केस में कॉस्ट निकालनी ना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इतने सारे हैं ना, कहाँ से कॉस्ट निकालते रहे। तो वहाँ पे आप रिटेल इन्वेंट्री मेथड लगाओ। रिटेल इन्वेंट्री मेथड क्या, जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से आप ग्रॉस मार्जिन घटा देना, आपकी कॉस्ट आ जाएगी। मुझे पर्सनली ये मेथड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा अलग से मेहनत नहीं है। तो लेट मी कंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग। इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक में आप क्या करोगे, पहले चेक करो क्या इन्वेंट्री चेंजेबल है या नहीं है। अगर चेंजेबल है तो या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड लगेगा, फीफो वेटेड एवरेज जो हमें आता है, या रिटेल इन्वेंट्री मेथड और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड लगेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, रिटेल इंडस्ट्री में हो, लार्ज नंबर ऑफ आइटम है, चेंजिंग आइटम है, सिमिलर मार्जिन है, रिटेल इन्वेंट्री मेथड लगा देना। कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन। और अगर आपकी इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है, स्पेसिफिक नेचर की आपकी इन्वेंट्री है, आप अलग से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगा देना। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में आप स्पेसिफिक कॉस्ट सबको एट्रीब्यूट कर सकते हो, तो आपको कोई कॉस्ट नहीं है। अंडर इंड एस 2 आप फीफो या वेटेड एवरेज में से कोई भी मेथड लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टैंडर्ड कहता है वेन एवर यू कैन नॉट अप्लाई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड और यू आर सेइंग व्हेन द इन्वेंट्री इज नॉट इंटरचेंजेबल, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, देयर इज अ फ्री चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीफो मेथड भैया अलाउड नहीं है, ये चीज गांठ बांध लेना। नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आप एक इन्वेंट्री के लिए एक मेथड लगाते हो तो क्या उसी इन्वेंट्री के लिए दूसरा मेथड कहीं और लगा सकते हो। मान लो आप दिल्ली में हो, आप मुंबई में आपका ऑपरेशन है, दिल्ली में जो इन्वेंट्री थी उस पर आपने लगाया फीफो, मुंबई में जो इन्वेंट्री है उस पर आपने लगाया वेटेड एवरेज। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड कहता है नहीं। अगर सेम टाइप की इन्वेंट्री है, सेम क्लास ऑफ इन्वेंट्री है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लोकेशन, कहीं पे भी हो, आपको उस पर सेम ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एंटिटी शैल यूज द सेम फॉर्मूला फॉर ऑल इन्वेंट्री हैविंग सिमिलर नेचर एंड यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री। बट स्टैंडर्ड ने यह भी बोला है अगर आप इन्वेंट्री डिफरेंट सेगमेंट्स में यूज कर रहे हो, जैसे अगर मैंने टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया था, जब हम लोगों ने सेगमेंट्स पढ़े थे तो हमने बोला था उनके पास एक होता है कॉमर्शियल व्हीकल, एक होता है पैसेंजर व्हीकल, दोनों के अंदर स्टील लगेगा नहीं लगेगा, और भी रॉ मटेरियल लग सकते हैं। तो अगर वो कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों के लिए अलग तरीके से वैल्यूएशन करना चाहे, इन्वेंट्री का टेक्निक अलग लेना चाहे, तो जी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड मे बी यूज फॉर डिफरेंट सेगमेंट, बट अगर सेगमेंट सेम है तो आपको सेम ही मेथड लगाना पड़ेगा, आप अलग नहीं कर सकते, चाहे इन्वेंट्री किसी भी देश के कोने में हो, देश में हो चाहे विदेश में हो। ठीक है जी, चलो अब तक जो चीज़ समझी है हमने इन्वेंट्री टेक्निक के ऊपर, इस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। चलिए जी, अब बात कर रहे हैं एनआरवी टेस्टिंग से रिलेटेड। हम लोगों ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक ऑलरेडी समझ ली थी। एनआरवी टेस्टिंग में क्या है, देखो हमें ये पता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आपको इन्वेंट्री को मेजर करना है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। एनआरवी क्या होती है हमें वो भी पता है। तो अब हम टाइप ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे फिनिश गुड्स की जब आप बात करोगे तो आप इसको एनआरवी पे वैल्यू करोगे ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस, आर यूजुअली रिटर्न डाउन टू एनआरवी ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। हर आइटम की आप देखोगे कि हाँ जी उसका कॉस्ट कितना है, उसका एनआरवी कितना है, जो भी दोनों में से कम होगा वो उसकी वैल्यू ले लोगे। ऐसा नहीं करोगे कि जी सारी की सारे फिनिश गुड्स को एक साथ ले आए, सबकी कॉस्ट ले ली, सबकी एक बार में एनआरवी ले ली और फिर वैल्यू कर दिया। ऐसे नहीं करेंगे, याद रखना क्या करना है, आइटम बाय आइटम बेसिस। अभी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर तो और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, अगर मैं बात करूं आरएम और डब्ल्यूआईपी की, अगर फिनिश गुड्स वैल्यूड है कॉस्ट पर, मतलब कॉस्ट इज लोअर देन एनआरवी, कॉस्ट इज लोअर देन
एनआरवी। तो आप आरएम और डब्ल्यूआईपी को किस पे वैल्यू करने वाले हो, कॉस्ट पे करोगे, उसको कहीं पे भी राइट डाउन नहीं करोगे। वेरएज अगर आप बात करो कि अगर एफजी जो वैल्यूड है एनआरवी पे वैल्यूड है, कॉस्ट पे वैल्यूड नहीं है, तो डब्ल्यूआईपी किस पे वैल्यू होगा, एनआरवी पे, और रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू होगा जी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। रॉ मटेरियल के केस में जनरली रिप्लेसमेंट कॉस्ट वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि ना आप रॉ मटेरियल बेचने के लिए नहीं खरीदते हो, उसको आप रिप्लेस करते हो जब भी वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो when FG is valued at cost, material and component are valued at cost, but if FG is valued at NRV, material and component are valued at replacement cost as NRV. If FG is valued at cost, then WIP is also valued at cost, but अगर FG को आप NRV पे वैल्यू कर रहे हो तो WIP को भी किस पे वैल्यू करोगे, NRV पे। WIP के NRV कैसे निकालोगे, जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें से जो भी आपका कॉस्ट ऑफ सेल है, बेचने का खर्चा वो माइनस कर देना, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट WIP। होता क्या है, आप WIP को हाफ में तो बेच नहीं पाओगे, आप बेचोगे उसे पूरा करके, बहुत बार यही होता है, जनरली यही होता है एक्चुअली। तो जो भी आपको फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा है वो भी माइनस करना पड़ेगा। एक यहाँ पे ना टर्म यूज होती है राइट डाउन। राइट डाउन का मतलब हो जाता है कि आप उसकी वैल्यू कम कर रहे हो। मतलब मान लो आपकी कॉस्ट है 100 रुपये, 80 रुपये एनआरवी है, तो यू आर राइटिंग डाउन इन्वेंट्री टू ₹80, मतलब आप इन्वेंट्री की वैल्यू कम करके 80 रुपये कर रहे हो और 20 रुपये आप पीएनएल में लेके जा रहे हो। साथ साथ एक कंसेप्ट आता है रिवर्सल ऑफ राइट डाउन। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने कहा कि साल था, 100 रुपये की कॉस्ट थी, आपकी एनआरवी आ रही है 80, तो आपने 80 रुपये पे वैल्यू कर दिया। अगले साल मार्केट इंप्रूव हो गई, सिचुएशन इंप्रूव हो गई, मान लो एनआरवी इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 90 रुपये। तो जो आपका कंसेप्ट है वो कहते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, आप किस पे वैल्यू करोगे, 90 रुपये पे वैल्यू करोगे। तो आपने जो पहले 80 रुपये की वैल्यू कर रखी है, 10 रुपये वैल्यू बढ़ानी है, तो 10 रुपये से आपका फायदा हो गया, तो आप उस गेन को बुक कर लोगे एज अ रिडक्शन इन द इन्वेंट्री एक्सपेंस, मतलब खर्चे को कम कर दोगे एक तरीके से इन्वेंट्री के। सिंपल सी बात है, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ राइट डाउन। If subsequently NRV increases, resulting write down do not exist, then आप क्या करते हो, आप उसको एज अ इन्वेंट्री में इंक्रीज करते हो और इन्वेंट्री एक्सपेंस में आप उसे क्या करते हो, रिड्यूस कर देते हो। इट इज रिकॉग्नाइज एज अ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस, पीएनएल में खर्चा कम कर देते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। अ कंपनी है स्पेयर पार्ट इन्वेंट्री ऑफ 1 करोड़ रुपए ऑन मार्च 22। एज्यूम एनआरवी कितनी है, 60 लाख रुपए की, तो यू हैव टू राइट डाउन द इन्वेंट्री टू 60 लाख रुपीज। तो 40 लाख का एनआरवी लॉस आप अकाउंट्स में डाल दोगे इन 2021-22 में। सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग 22-23 मान लो दिस इन्वेंट्री इज नॉट सोल्ड एंड मार्केट कंडीशंस हैज इंप्रूव्ड, जिस वजह से एनआरवी कितनी हो गई जी, 1 करोड़ 10 लाख रुपए। अब देखो 1 करोड़ की चीज आपने राइट डाउन करके कितनी कर दी थी, 60 लाख की। अब आपकी एनआरवी कितनी हो गई है, 1 करोड़ 10 लाख की, ठीक है। अकाउंट्स कहता है, स्टैंडर्ड कहता है कि जी आपको किस पे वैल्यू करनी है, लोअर ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच इज लोअर। तो आप कितने पे लेकर आओगे इन्वेंट्री को, 1 करोड़ तक ला सकते हो, 1 करोड़ से ऊपर नहीं लेके जा सकते, करेक्ट। पहले आपने 60 लाख की कर दी थी, तो जो भी 40 लाख का आपने एनआरवी बुक किया था वो अब आप रिवर्स कर दोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज रिवर्सल ऑफ write down. Now the inventory will be valued at 1 crore, cost on NRV whichever is lower, and 40 लाख का जो लॉस है वो रिवर्स कर दोगे। कभी अगर ऐसा है कि आपकी इन्वेंट्री थोड़ी सी डैमेज हो रखी है, आपको उसको सेल करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो जब आप एनआरवी निकालते हो तो आप क्या करते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, तो जो भी उसको ठीक करने का खर्चा है वो कॉस्ट टू सेल का खर्चा माना जाएगा। If any cost is required to spend like repair for selling good, it will also be deducted as selling cost while computing NRV. ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट को आप एज अ सेलिंग एक्सपेंस मानोगे और उसका क्या करोगे, आप एनआरवी निकालते वक्त माइनस करोगे। दिस इज अ कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। वेयरएज अगर आप कैश डिस्काउंट की बात करो तो कैश डिस्काउंट सेटलमेंट के लिए होता है, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, इसीलिए उसको कहीं पे भी हम एनआरवी में माइनस नहीं करेंगे। जब आप एनआरवी निकालते हो तो आपको देखना होता है इन्वेंट्री किस पर्पस के लिए। मान लो आपके पास 100 यूनिट है, 100 में से 80 यूनिट का आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो जो 80 यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसकी एनआरवी विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और 20 यूनिट का आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया वो जो भी मार्केट प्राइस है वो लोगे। तो हम यही कह रहे हैं जो भी आपका इन्वेंट्री का पर्पस है आप उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एनआरवी ऑफ गुड्स अगेंस्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल,
तो इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और एनआरवी फॉर रिमेनिंग गुड्स इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ जो भी मार्केट प्राइस है लेस सेलिंग कॉस्ट। इफ इन्वेंट्री इज कस्टमाइज, आपने क्या किया, कोई कस्टमाइज इन्वेंट्री बनाई है किसी कस्टमर के रिक्वेस्ट पे, और सपोज करो कि वो कस्टमर मना कर देता है इन्वेंट्री लेने से। आपने कस्टमर के बिहाफ पे कुछ खर्चा कर दिया, 60 लाख रुपए खर्च कर दिया। अब कस्टमर की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, कस्टमर ने कहा मैं इन्वेंट्री नहीं ले रहा, मुझे नहीं चाहिए। तो अब आप क्या करोगे? तो अब आप ये जो इन्वेंट्री आपने बनाई है आपको देखना पड़ेगा क्या इसका मार्केट है या नहीं, क्योंकि कस्टमाइज नेचर की आइटम है, थोड़ी सी स्पेशल नेचर की आइटम है। हो सकता है मार्केट में वो बिके, हो सकता है ना बिके। अगर मार्केट में बिकेगा तो जो भी मार्केट प्राइस है उसके बेसिस पे आप एनआरवी निकाल लेना, बट अगर मार्केट में बिक ही नहीं सकता तो आपकी एनआरवी नील हो जाएगी। और अगर सिर्फ स्क्रैप जाएगा तो स्क्रैप वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज एनआरवी। इन दैट केस इफ एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट फॉर सच कस्टमाइज इन्वेंट्री तो हम एनआरवी निकाल लेंगे मार्केट के बेसिस पे, बट अगर मार्केट नहीं है तो एनआरवी आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, एनआरवी विल बी निल। और अगर स्क्रैप बिकेगा तो एनआरवी विल बी द स्क्रैप वैल्यू। चलिए जी, अभी तक हम लोगों ने पहले 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब फाइनली हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, विच इज डिस्क्लोजर। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। अगर मैं डिस्क्लोजर्स की बात करूं तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग पॉलिसी बतानी है। अकाउंटिंग पॉलिसी इज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कि इन्वेंट्री किस पे वैल्यू होता है, प्लस आप बताओगे कि इन्वेंट्री कैसे आप कैलकुलेट करते हो। आप स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से करते हो, फीफो से करते हो, वेटेड एवरेज है, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो आपको वो बताना है। इसके अलावा आपको जब इन्वेंट्री प्रेजेंट करनी है अपने अकाउंट्स में तो आपको इन्वेंट्री को बाइफरकेट करना है कि कितना रॉ मटेरियल है, कितना WIP है, कितना स्टॉक इन ट्रेड है, कितना फिनिश गुड्स है, प्लस उनकी कैरिंग अमाउंट्स कितनी है। प्लस अगर आपने कोई इन्वेंट्री है जो आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे वैल्यू करके चल रहे हो, जैसे कमोडिटी ब्रोकर के केस में क्या करते हैं वो लोग इन्वेंट्री को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे वैल्यू करके चलते हैं, तो आपको वो अलग से दिखानी है। प्लस आप P&L में अलग से क्या दिखाओगे, अमाउंट रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस एज एक्सपेंस, जैसे कॉक्स कितना है वो आप अलग से दिखाओगे। कोई राइट डाउन है, मतलब आपने कोई इन्वेंट्री राइट डाउन करी है एनआरवी पे तो उसकी वजह से कोई नुकसान बुक किया या उसका कोई रिवर्सल है तो वो आपको दिखाना होता है। अब वो दिखा कैसे सकते हो आप फाइनेंशियल में, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे अदर एक्सपेंस का शेड्यूल है, या फिर आप कॉस्ट कंजम्पशन का जब शेड्यूल बना रहे हो वहां दिखा सकते हो, और नीचे एक लाइन लिख के भी अलग से दिखा सकते हो। इन्वेंट्री प्लेज एज सिक्योरिटी, अगर आपने कोई इन्वेंट्री एज अ सिक्योरिटी प्लेज कर रखी है तो आपको वो दिखाना है। अगर आपने कोई रिवर्सल किया है किसी राइट डाउन का, राइट डाउन आपने अर्लियर ईयर्स किया था एनआरवी के लिए, आपने उसका रिवर्सल किया तो आपको वो अलग से डिस्क्लोज करना है। तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे डिस्क्लोजर। इसके साथ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप परफेक्ट प्रैक्टिस उठाइए, उसमें जितने क्वेश्चंस है वो सारे ट्राई कीजिए और इस चैप्टर को कंक्लूड कीजिए।